नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज फिर से एक बार दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है, तो हमारी कोशिश है कि हम सारी खबरें आप तक ले आएँ। भले ही आज कुछ छोटी-छोटी वीडियो आज आप लोग हो सकता है खुश रहें, क्योंकि छोटी-छोटी वीडियो करके हम चाहेंगे कि सारी अपडेट्स आप तक आ जाएँ। दरअसल ईरान के साथ जो अमेरिका ने धोखा किया है, इस धोखे के बाद पूरी दुनिया ये ईरान के साथ खड़ी नज़र आने लगी है। पूरी दुनिया कहने का मतलब है खासकर वो देश जो अमेरिका के साथी थे और वो अगर इज़राइल के ऊपर भयंकर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो ईरान के साथ उनका एक मनोवैज्ञानिक या नैतिक समर्थन आप मान सकते हैं। अमेरिका का दोस्त या अमेरिका का चेला या अमेरिका का पार्टनर इज़राइल को सीधी गाली दे अगर, तो और क्या माना जाए? नेतन्याहू हिटलर है। इस दौर का हिटलर है नेतन्याहू। ये बात टर्की कह रहा है। टर्की कौन? वही टर्की जिसकी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, अमेरिका के साथ दोस्ती की वजह से इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जिसे दुनिया क्यूबा संकट के नाम से जानती है। 1962 में वो हालात जब सबसे करीब ये दुनिया परमाणु युद्ध के पहुंच गई थी। परमाणु युद्ध के सबसे करीब गई है। हिरोशिमा नागासाकी में तो परमाणु युद्ध जैसे कोई हालात ही नहीं बने थे। एक तरफा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु बम थे और उसने गिरा दिया धाए से। लेकिन 1962 वो वक्त था जब पूरी दुनिया इसके चपेट में आने वाली थी। एक तरफ तुर्की में अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट था, दूसरी तरफ क्यूबा में रूस ने तैनात कर दी थी घातक परमाणु मिसाइलें। तो वो देश है तुर्की। मैं इसलिए सिर्फ बताया कि तुर्की और अमेरिका के रिश्तों पर क्लैरिटी हो जाए कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि तुर्की मुस्लिम देशों का खुद को अगुवा कहता है, तो अमेरिका से उसकी ऐसी कैसे दोस्ती हो सकती है? बहुत अच्छी दोस्ती है। टर्की तो नाटो का भी मेंबर है। इस्लामिक वर्ल्ड का होते हुए टर्की बेसिकली वेस्टर्न जो दुनिया है उसके ज्यादा करीब है, नाटो का मेंबर है, अमेरिका का दोस्त है, सब कुछ उधर ही है टर्की का। उस टर्की की तरफ से हिटलर, इस दौर का हिटलर कहा जाना, हिटलर मतलब आप समझ लीजिए हिटलर का नाम भी लेना इस दुनिया में गाली के समान ही है, ये कहा जा रहा है। उसके साथ ही जो खबर आई, मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि खबर आ रही है कि जेडी वांस पूरी वार्ता के दौरान कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। कोई निर्णय नहीं। 21 घंटे में दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया। दर्जनों बार, अगर दर्जनों बार ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कम से कम 1 मतलब 2 दर्जन तो कम से कम 2 से 3 दर्जन होगा। 21 घंटे में अगर वो 40 बार, 50 बार फ़ोन पर है, तो फिर वार्ता क्या किया? फिर ऐसे वार्ताकार को भेजने का मतलब ही है कि आपकी मंशा नहीं साफ थी। दूसरा डाउट इसमें ये भी पैदा होता है कि वार्ता के बीच में पीछे से आपको भी, मतलब ट्रंप को भी कोई डिक्टेट कर रहा था। और तीसरी बात, जेडी वांस सिर्फ ट्रंप से फ़ोन पर नहीं बात कर रहा था। ये मार्को रूबियो और जो वित्त मंत्री है, फिनांस सेक्रेटरी, उसके साथ भी जेडी वांस को बात करनी पड़ रही थी। अमेरिका का उपराष्ट्रपति वार्ता करने आया है और वो अमेरिका के विदेश मंत्री को फ़ोन करके बात कर रहा है। ये शांति वार्ता थी ही नहीं। एकदम मान लीजिए नहीं थी। अगर विदेश मंत्री से बात करना पड़ रहा है तो विदेश मंत्री आया होता। इस पूरी वार्ता में फिर कुशनर और विटकॉफ की भूमिका क्या है जो आए थे साथ में? क्या इसलिए आए थे कि जेडी वांस कहीं ऐसा ना हो कि किसी बात पर एग्रीमेंट करके चला जाए? फिर दुनिया में हम क्या मुँह दिखाएँगे? क्या वो दोनों जासूस बन कर के आए थे और वो जासूस सीआईए के नहीं, मोसाद के जासूस बन के आए थे? कि जेडी वांस को हम एक जेस्चर के रूप में, गुडविल जेस्चर के रूप में भेज रहे हैं कि जेडी वांस को भेज दिया। जेडी वांस युद्ध नहीं चाहता, इसलिए जेडी वांस को भेजा। साथ में 2 जासूस लगा दिया।
और कहा 1-1 मिनट पर फ़ोन करो, पीछे से हमको क्या मिल रहा है, हमारा आका क्या आदेश दे रहा है, वैसा हम तुमको बताएँगे। तो यहाँ पर आका के आका बैठे हुए काम कर रहे थे। भाऊ को लाइए, भाऊ को जोड़िए, बस 15 मिनट की चर्चा, स्वागत है भाऊ, हेडलाइन लाइए। इस्लामाबाद वार्ता के दौरान हॉटलाइन पर ट्रंप से जुड़े थे वेंस। 21 घंटे में दर्जनों बार बात हुई। दर्जनों का मतलब तो कम से कम मतलब 3 दर्जन, 4 दर्जन हो तब दर्जनों हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक अहम मोड़ पर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया है कि 21 घंटे तक चली लंबी बैठक के दौरान पल-पल की जानकारी ट्रंप को दे रहे थे। हॉटलाइन के जरिए उनके बीच दर्जनों बार बातचीत हुई। हालांकि इतनी लंबी चर्चा के बाद अभी तक किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन ये सहमति नहीं बन पाई, ये लोग लिखते हैं तो पुराना उठा चेप देते हैं। खत्म हो चुका वो सब हिसाब किताब। अमेरिका और ईरान के बीच शांति का रास्ता निकालने के लिए पिछले 21 घंटे से इस्लामाबाद में चल रही मैराथन बैठक अब समाप्त हो गई है। यहाँ अपडेट है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस लंबी चर्चा के बाद बिना किसी समझौते के अमेरिका रवाना हुए। अपनी रवानगी से पहले वेंस ने खुलासा किया कि इस बातचीत के दौरान वे हॉटलाइन पर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े थे। उन्होंने बताया इन 21 घंटों के दौरान ट्रंप से उनकी दर्जनों बार बात हुई और वाशिंगटन में बैठी पूरी टीम पल-पल के अपडेट पर नजर रखे हुए थी। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। एपी द एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और एडमिरल एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ भी लगातार संपर्क में थे। यानी एडमिरल के साथ जो है मार्को रूबियो और स्कॉट बेसेंट, ये सबको भी अपडेट कर रहे थे। वेंस का कहना था कि वे अपनी पूरी टीम के साथ हर छोटी बड़ी जानकारी इसलिए साझा कर रहे थे क्योंकि अमेरिका पूरी ईमानदारी के साथ इस बातचीत को किसी नतीजे पर ले जाना चाहता था। ईमानदारी से नतीजे पे ले जाने के लिए अमेरिका में नहीं बात करनी होती है, सामने जिससे बात करने आए हो उससे बात करनी होती है। पूरी ईमानदारी से हम रिश्ता निभाना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन हम बातचीत अपने पिता और माता से ही करते रह गए। अरे पत्नी से भी कभी बात कर लेते तो ईमानदारी से निभता ना रिश्ता। गजब का मतलब लॉजिक भी हमको तो लगता है कि हमें भी नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। ये लोग होशियार हो गए, हम लोग ज्यादा मूर्ख रह गए। हालांकि इतनी माथापच्ची के बाद भी बात नहीं बनी और बेंस वापस लौट गए। चलिए अब आगे देखिए, ईरान की तरफ से भी अब आ गया इस पर क्लियर जो है उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब। फालतू की मांग कर रहा था अमेरिका, ईरान ने बताई इस्लामाबाद वार्ता फेल होने की वजह। उन्होंने कहा कि ये फालतू की जिस भी एक मतलब एक डिमांड पर जो ईरान की तरफ से आई है क्लेरिफिकेशन, उन्होंने कहा कि एक डिमांड पर सहमति बनती थी तो अगला ये ऐसा रख देते थे इस पर फिर मतलब एक के बाद एक। मान लिया एक पर हम थोड़ा-सा अगर झुक रहे हैं या थोड़ा-सा नरम पड़ रहे हैं, तो अगले पर वो भी हो। लेकिन एक पर हमको देखते थे कि अगर हम एक पे नरम हुए तो अगला फिर और जोड़ दो, 2 और ऐसा रख दो कि इस पे तो ये अड़ जाए। मतलब कुल मिला के हम ऐसी शर्तें रखते जाएँ कि ईरान एक बार मना कर दे कि गेट आउट भाई हट जाओ, अब नहीं करना तुमसे बात। आगे चलिए ज़रा। ये इम्पोर्टेंट है, ईरान ने अब जो भी बहुत सारी अटकलबाजियाँ चल रही हैं, जब से हमने खबर शुरू ब्रेक की तब से कि अब फिर से बातचीत हो सकती है, नई डेट होगी, आगे डेट तय हो जाएगी। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है, इस्लामाबाद वार्ता फेल होने पर ईरान ने साफ-साफ दावा किया है कि अब आगे कोई बातचीत नहीं। अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए था, वो बहाना लेकर के आया था, एक बहाना बातचीत का जो है और उसके पीछे का जो मोटिव है वो भी ईरान ने साफ किया और कहा अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। अंदर जरा लाइए इसके खबर के भीतर। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी टीम के करीबी सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। ईरान का मानना है कि अमेरिका को इस बातचीत की जरूरत सिर्फ इसलिए थी ताकि दुनिया के सामने वह अपनी खोई हुई साख बचा सके। ईरान का आरोप है कि जंग के मैदान में हार और रुकावट झेलने के बावजूद अमेरिका अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। वह मेज पर बैठकर ऐसी शर्तें थोप रहा था जिन्हें मानना मुमकिन ही नहीं था ताकि बातचीत टूटने का दोष ईरान पर मढ़ा जा सके। आगे चलिए। मढ़ा जा सके इसमें तो सब कुछ साफ है, मढ़ने का क्या है दुनिया देख रही है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस्लामाबाद वार्ता पर अपनी बात रखते हुए बातचीत के दौरान कई अहम बिंदुओं पर तो आपसी सहमति बन गई थी, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों की राय अलग रही। इसी वजह से यह चर्चा किसी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी माना कि यह पूरी बातचीत अविश्वास के माहौल में हुई थी, इसलिए सिर्फ एक बैठक में ही किसी बड़े नतीजे की उम्मीद करना ठीक नहीं था। हालांकि उन्होंने साफ किया कि क्षेत्रीय शांति के लिए ईरान पाकिस्तान और इलाके के अन्य मित्रों के साथ सलाह मशविरा और संपर्क का सिलसिला आगे भी जारी रखेगा। यानी पूरी बैठक फेल होने के बाद भी आखिरी लाइन जो है वो फिर डिप्लोमेटिक है ईरान की तरफ से। इतने भयंकर युद्ध के बाद भी तबाही के बाद ये देखिए उसने क्या कहा, हम इससे नहीं बात करेंगे, लेकिन हम अपने मित्रों से हमारी बातचीत चलती रहेगी। हम क्षेत्रीय शांति और सहयोग के लिए अपने मित्रों से बातचीत करते रहे। आशीष जी, यदि अमेरिका पहले ये बोलता कि हम बातचीत के लिए इन दो डिमांड मस्ट के साथ आ रहे हैं, ये डिमांड होनी ही है हमारी पूरी, हार्मुज पे कब्जा और यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद और हमको यूरेनियम हमारे हवाले कर दो, तो शायद ईरान अपनी टीम भी नहीं भेजता, शायद ईरान टीम भी नहीं भेजता। बातचीत इसलिए शुरू हुई कि ईरान के 10 पॉइंट्स पे पॉजिटिव अमेरिका ने अप्रोच दिखाया और ईरान को बुला लिया वहां पे। और वहां आने के बाद, और आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये दोनों जो राहु केतु है व्हाइट हाउस के, एक प्रॉपर्टी डीलर और दामाद, ये दोनों किस लिए गए थे? ये दोनों पाकिस्तान में इनका बिजनेस है, ये सरकारी खर्चे पे बिजनेस को काम करने देखे थे और उस सरकारी खर्चा उसको जस्टिफाई करने के लिए उपराष्ट्रपति को भेज दिया था। अधिकार किसी के पास नहीं था, और यदि अधिकार होते तो बार बार, और आपकी इतनी सिंसियरिटी होती तो आप, एक प्लेन आ रहा था, खाली प्लेन, ऐसा तो नहीं कि टिकट बुक करके आए थे, चार्टर्ड आया था आपका, आप उसमें और 4 लोगों को बिठा के लाते, कौन रोकता आपको? वही मसले आमने सामने होते, जैसे ईरान ने पूरे लोगों को लाया था, टेक्निकल से लेके सब, जो कुछ भी है भाई यही तय कर लो और यही फैसला कर लो, फालतू वी विल गेट बैक इन द नेक्स्ट मीटिंग के मामला ही में रखना। लेकिन अमेरिका चाहता ही नहीं था, इसलिए उसने इजराइल के 4 पॉइंट को सामने रखा। ये जो 2 लोग गए थे, दामाद और प्रॉपर्टी डीलर, ये इजराइल के लोग हैं, ये स्लीपर सेल है इजराइल की अभी भी व्हाइट हाउस में, मोसाद की गैंग है ये। तो ये तो होने नहीं देंगे। उपराष्ट्रपति ठगा सा महसूस कर रहा होगा कि वो मूर्ख बन गया आके यहां से। तो कुल मिला के जो एग्रीमेंट आपको पहुंचानी थी, आपको 1 सप्ताह का 15 दिन का टाइम चाहिए था रीऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको 15 दिन में पूरे विश्व को एक मैसेज देना था कि अमेरिका शांति चाहता है। जो ईरान के ऑब्जर्वर ने लिखा है वो सही है, वो ठीकरा ईरान पे फोड़ना चाहता है, लेकिन जिन मांगों पे हार्मुज मेरे हवाले कर दो, विश्व का कौन सा देश कहेगा कि हार्मुज हवाले कर दो? अमेरिका के। और क्यों कोई अपनी भूमि हवाले कर देगा किसी को? क्यों कर देगा? इसने तो बस वेनेजुएला ले लिया, ईरान ले लिया, तो इसको लगा कि मैं इराक ले लिया, इसको लगा मैं ईरान भी ले लूंगा, क्यूबा भी ले लूंगा, बाकी तो मेरे चरणों में है ही। पाकिस्तान पे मेरा धंधा ही है और भारत मेरा गुलाम बन चुका है, फिर बचता क्या है? चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इनसे तो लड़ते रहेंगे। ताइवान को भी मैं ही पुचकार रहा हूं, जापान मेरे साथ है, ढूंढ लीजिए मैप में और कौन कौन कहां कहां। तो कुल मिलाकर ये प्री प्लान्ड था। और अमेरिका की तरफ से मैंने कहा ना, मेक एन ऑफर, द अपोनेंट विल नेवर एग्री, सो वी कैन गो फॉर डिसएग्रीमेंट। जब आपको डिसएग्री ही करवाना है तो ऐसा ऑफर दे दो। डिसएग्री में ऑफर छोड़िए, इससे भी बड़ी बात यह है, जरा मैं आगे जो मैंने कहा था हिटलर, वो हिटलर वाली बात अब आगे बढ़ गई है और बहुत बड़ी खबर है, और खबर इजराइल के अखबार ने भी अब छाप दी है। नेतन्याहू के खिलाफ
तुर्की ने मुकदमा दायर किया है और 4,596 साल तक की जेल की मांग की है। जरा लाइए एक-एक करके दिखाना शुरू करिए तो। इस वक़्त जब जब हमने खबर शुरू की उसके बीच में आया, क्योंकि ये हिटलर जो बोला था, ये तो देखिए, तुर्की नेतन्याहू इज़ द हिटलर ऑफ आवर टाइम। लेकिन इसके आगे हिटलर ऑफ आवर टाइम बोला, यहाँ तक तो दिखा था। इसके आगे की खबर जो आई वो बड़ी विस्फोटक है। ये बोला क्यों? ज़रा लाइए। ये इज़राइल के चक्कर में पूरी दुनिया अमेरिका के भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तुर्की ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 35 अन्य इजरायली अधिकारियों पर, सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, 35 और भी हैं, 35 अन्य इजरायली अधिकारियों पर अक्टूबर 2025 में गाजा स्थित समुद्र नौसैनिक बेड़े को रोकने के आरोप में मुकदमा दायर किया है और सजा के तौर पर 4,596 साल तक की जेल की मांग की है। तुर्की मीडिया ने जानकारी दी। इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक ने आरोपितों पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया है और कम से कम 1,102 साल की सजा की मांग। इसमें सबका नाम है, जो जिन लोगों का नाम है इसमें, उसमें इजरायली जो है उसका रक्षा मंत्री जो है उसका भी नाम है। बहुत मतलब इसमें छोड़ा किसी को नहीं। मैं आपको बता दूं नाम किसका किसका है। इसमें इजराइल के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर का नाम है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज का नाम है। तुर्की के न्याय मंत्री एकिन गुरलेक का नाम है। इन सब का नाम है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इन पर मुकदमा चलाया जाए और इन पर मुकदमा चला करके 4500 साल की सजा जो है की मांग की है। बेंजामिन नेतन्याहू का भी इस पर रिएक्शन आया है। बेंजामिन नेतन्याहू का इस पर जो रिएक्शन है वो है, ये आधी रात का रिएक्शन है। Israel under my leadership will continue to fight Iran's terror regime and its proxies, unlike Erdogan, who accommodates them and massacred his own Kurdish citizen. ये मैस्केर की बात कर रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर भी कुछ देर में दिखा दूंगा, लेकिन जरा पहले दिखाइए उस खबर को लाइए जरा, जो तुर्की ने किया है, पोस्ट किया है। जरा वो ट्वीट ले आइए, स्क्रीन पर लाइए, ट्वीट लाइए। ये देखिए, रिगार्डिंग द सोशल मीडिया पोस्ट बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो नेतन्याहू ने पोस्ट किया उसके उस पर तुर्की के तरफ से बाकायदे रिलीज जारी किया गया है। रिलीज भी दिखाइए जरा, रिलीज जारी किया गया है। लाइए स्क्रीन पर रिलीज लाइए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्रेस रिलीज जारी है और इसमें लिखा है, नेतन्याहू who has been described as the Hitler of our time, जहां पर हमने खबर दिखाई थी आपको पहली, who has been described as the Hitler of our time due to the crimes he has committed, is a well-known figure with a clear track record. An arrest warrant has been issued against Netanyahu by the International Criminal Court on charges of war crimes and crimes against humanity. Under Netanyahu's administration, Israel is facing proceedings before the International Court of Justice on charges of genocide. नेतन्याहू के अगुवाई में जो इजराइल का प्रशासन है वो नरसंहार के आरोप झेल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में। क्राइम जो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध के मामले में वारंट जारी कर चुकी है। उसका उस पर वारंट है इस वक्त भी। उसे आज की तारीख में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमारे दौर का हिटलर कहा जाता है। Netanyahu's current objective is to undermine ongoing peace negotiations and continue his expansionist policies, मतलब विस्तारवादी नीतियां in the region. Failing this, he risks being tried in his own country
and is likely to be sentenced to imprisonment. उस पे रिस्क है अपने ही देश में जो उसके ऊपर सुनवाई। और आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है इस तारीख को ये पढ़ते समय देखिए कई चीजें जुड़ती हैं, ध्यान में आती। आज उसके खिलाफ हियरिंग होनी थी, नेतन्याहू के खिलाफ। इजराइल में जो करप्शन के 3 मामले हैं, केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000, हमने तीनों बताया था। आज उस मामले में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ हियरिंग होनी थी। और आज ही ये शांति वार्ता 24 घंटे हो सकता है ये और भी खिंच जाता। आज ही शांति वार्ता, मुझे लगता है नेतन्याहू का दबाव कि शांति वार्ता आज रोको, इजराइल में भी माहौल बदलेगा। हो सकता है क्योंकि रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि सुनवाई को टाल दिया जाए, अभी न सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टालने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो ऐसे हालात में ये पहला जो प्रथम दृष्टया होता है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पूरा का पूरा खुद को बचाने के लिए ये युद्ध अपराधी। कई बार ऐसे लोग आते हैं दुनिया में कि अपने आप को बचाने के लिए वो पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। ये शायद खुद को बचाने के लिए पीढ़ियों का नाश करने पर आमादा है, चारों तरफ से घिरा है। द फैक्ट दैट आवर प्रेसिडेंट हैज बीन टारगेटेड बाय Israeli officials with baseless, brazen and false allegations is a result of the discomfort caused by the truth we have consistently voiced on every platform। हमारे राष्ट्रपति को जो इसने कहा था कि कुर्दों का नरसंहार किया है, ये नरसंहार की बात करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो उस पर उसकी सच्चाई हमने बताई है उसकी बौखलाहट है। तुर्की विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय इनोसेंट सिविलियंस एंड विल फर्दर इट्स एफर्ट टू ensure that Netanyahu is held accountable for the crimes he has committed। तुर्की इस पर पूरी तरह से उसका स्टैंड क्लियर है और वो अड़ा रहेगा कि जो जो इसने क्राइम किए हैं नेतन्याहू ने, उसका इसको उसकी पूरी सजा मिले, पूरी सजा मिले। और 4500 साल से ज्यादा की सजा की मांग को लेकर के मुकदमा भी दायर कर दिया है। नेतन्याहू का भी पोस्ट दिखा दीजिए, उसकी पोस्ट के बगैर अधूरा है, पूरे दुनिया में अकेले मचा रखा है तबाही। Israel under my leadership will continue to fight Iran's terror regime and its proxies, unlike Erdogan, who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens। ये जो है कुर्द लड़ाकों को, ये तो इसकी पोल खोलने के लिए एक ही बात काफी है, हटाइए इसको जरा, एक ही बात काफी है इसकी पोल खोलने के लिए। ट्रंप ने अपने, वही कहते हैं ना बहसू आदमी है, बहसता है सेखी बघालता है, अपने सेखी बघालने में एक्सेप्ट कर लिया था कि हम कुर्दों को ईरान में विद्रोह करने के लिए हथियार भिजवाते थे, मोसाद और CIA भिजवाता था। तो कुर्दों का नरसंहार एर्दोगन ने किया कि नहीं किया उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो सवाल कायम रहेगा अगर सवाल दुनिया में होगा तो। लेकिन आप किसी भी देश के भीतर उपद्रव पैदा करवाने के लिए आप किसी भी देश में माहौल, हमारे देश में लश्कर या जैश घुसता है, माहौल खराब करता है, तभी तो हम आतंकी कहते हैं संगठन। आप किसी भी देश में विद्रोही समूहों को हथियार प्रोवाइड करवाओगे तो आप शांति दूत हो। सबसे बड़ा आतंकी इस दुनिया में है ये आदमी, सबसे बड़ा आतंकी। अब देखिए ये देखिए खबर अब आगे कहाँ पहुंच। ये कुर्द को भी उसका रहा है कि देखो मैं तुम्हारी भी बात करता हूं, लेकिन कुर्द के लड़कों ने अभी भी इस युद्ध में उतरने से मना कर दिया, वो एक अलग लाइन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो टर्की आपने कहा कि टर्की को गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं एशिया के लिए, वहां से यूरोप शुरू होता है। टर्की ने अमेरिका का साथ दिया, टर्की यूरोप के साथ है, लेकिन टर्की अपने बाकी देशों के साथ संबंध खराब नहीं करते। भारत ने टर्की से बहुत कुछ सीखना चाहिए। टर्की ने भारत से भी संबंध रखे, लेकिन पाकिस्तान उसका पहले सगा निकला। जब उसको करना था तो उसने पाकिस्तान को किया, पाकिस्तान को मदद की ऑपरेशन सिंदूर में। तो टर्की का ये कहना कि हम इजराइल की दादागिरी नहीं चलने देंगे और उसके खिलाफ कोर्ट केस करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे समय आ गया कि जब ईरान का युद्ध और भीषणता की ओर जा रहा है, अमेरिका अपना एक एक अलाई खो रहा है, नाटो दूर रह गई, उसके बाद बाकी लोग दूर रह गए,
बाकी बचे हुए लोगों में तुर्की ने भी आज इजराइल के खिलाफ फ्रंट खोल दिया, और पहले से इस पूरे युद्ध में पहले दिन से वो फ्रंट खोल के बैठा है। पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ फ्रंट खोल के बैठा है, जो अमेरिका का दोस्त है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इजराइल जरूरी क्यों है अमेरिका को? बस व्यक्तिगत बचाव के लिए। पत्नी का थोड़ा नाम क्या उछला तो कल पत्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंह पे बल गिर गई, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला उसके बाद जो फोटो और जो बाकी व्हाट्सएप चैट और जो सब बाहर आ गया, तो उसमें तो गदर खा गया। वो बोली मैं एप्स्टीन को जानती नहीं, और एप्स्टीन कहता है अरे ये तो मेरे इनका पहली बार सुहागरात जो है तो मेरे प्लेन में बनी थी शादी के पहले ही, ललिता एक्सप्रेस में, और छिछा लेदर हो गई। और वो तो टीजर था, मैंने कहा ट्रेलर, तो हमारे खत्री जी बोले, अत्री जी बोले नहीं नहीं टीजर है ये, अभी ट्रेलर इससे बड़ा है, और फिल्म तो विषय पूछो ही मत। वो इसलिए एक हमारी पुरी की कुछ पड़ी होगी फिल्म में, इसलिए भारत जाके गोद में बैठ गया। और पुरी साहब को निकाल नहीं सकते आप इतने आरोप लगने के बाद भी। नहीं, पुरी को तो नहीं, राजनाथ सिंह निकल जाएंगे, हरदीप पुरी और जयशंकर नहीं पाओ, देख लीजिएगा कैबिनेट साफ हो जाए तो भी। अरे अमित शाह निकल सकते हैं, लेकिन हरदीप पुरी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हरदीप पुरी ने मुंह खोल दिया तो फिर क्या होगा? जो इजराइल कर रहा है अमेरिका के साथ, वही ये कर रहे होंगे बाकी लोगों के साथ। हिसाब फिर कितनी की व्यवस्था की थी मैंने आपकी? मैं अकेला थोड़ी था उसमें, आप भी तो थे। तो ये सब व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते पूरे विश्व को एक युद्ध के तरफ लेके जा रहे हैं। यदि परमाणु हथियार यूज होते ही ईरान में, फिर नॉर्थ कोरिया चीन उतरेगा ताकत के साथ, इतना याद है। क्योंकि यदि ईरान को खत्म कर दिया परमाणु युद्ध में, अमेरिका ईरान पे कब्जा कर लेगा, अपनी रिजिम बिठाएगा, और वो चीन के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक होगा, चीन का गला बंद हो जाएगा। फिर वो चीन को तेल नहीं देगा, फिर हार्मुज बंद हो जाएगा चीन के लिए। हार्मुज ऐसा एक हथियार उठा लिया है ईरान ने कि हार्मुज के चलते विश्व युद्ध पे जाएगा ये अमेरिका की ज्यादा थी। और इसमें पूरा नुकसान, विश्व युद्ध हो गया तो खेला कहां जाएगा? ये मिडिल ईस्ट में ही खेला जाएगा। इसमें मिडिल ईस्ट के सारे देश बर्बाद होंगे, वो सर पे हाथ रखे होंगे, काहे हम साला इधर बेच दिया अमेरिका को, बिना वजह हम मर गए, क्यों हम इजराइल की दोस्ती कर रहे थे? फिर इजराइल नहीं बचेगा। चलिए, इस युद्ध अपराधी, इसको हमारे यहाँ तो लोग अपराधी तो अमेरिका भी है, बहुत बड़ा युद्ध अपराधी, बहुत बड़ा युद्ध अपराधी है। आज नहीं है इजराइल, तो फिर भी मतलब उस अमेरिका के ही सह पर युद्ध अपराधी बना। इस बात को तो समझना होगा दुनिया को। अमेरिका सबसे बड़ा युद्ध अपराधी है। अमेरिका तब भी युद्ध अपराधी था हिरोशिमा नागासाकी में, लेकिन तब कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसा वो नहीं था प्रावधान। उसके बाद जब बना यूएन, बना संयुक्त राष्ट्र, तो अमेरिका उसको अपने जेब में रख लिया। अमेरिका ने उसके बाद से ही युद्ध अपराध शुरू किया। वियतनाम में मैंने एक दिन चर्चा में बताया था, एजेंट ऑरेंज की वजह से आज तक वियतनाम में हर साल वो उतने रिपोर्ट में आता है कि इतनी अभी भी इतने बच्चे ऐसे हुए। आज तक बच्चों में अपंगता, मानसिक शारीरिक अपंगता हो रही है। वो जो है एजेंट ऑरेंज जो था, ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया। केमिकल वेपन वैसे ही होता है। केमिकल वेपन का मतलब क्या है? केमिकल वेपन ये यूज करें, और केमिकल वेपन के आरोप लगा के सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, जबकि उसके पास ये केमिकल के नाम पे पानी भी नहीं मिला बेचारे के पास। तो ये उस समय से, ये तो वियतनाम से, ये तो सन 61 से 71 के बीच ये पूरा एजेंट ऑरेंज 10 साल इस्तेमाल किया था। 10 साल इस्तेमाल किया था। उनके जो क्रांतिकारी छिपे होते थे, उन जंगलों को नष्ट करने के लिए किया, और पूरी जमीन में चला गया। और आज तक उसका खामियाजा 61, यानी 61 में 39 साल उधर, और फिर आप जो है इधर 26 साल, 65 साल से वो कर रहा है युद्ध अपराध अमेरिका। तो ये युद्ध अपराधियों की फौज है। इन युद्ध अपराधियों को अगर दुनिया नहीं रोक पाई,
तो यह भी समझ लीजिए फिर ये रूस, चीन ये मल्टीपोलर दुनिया बनाने की कोशिश करते रहे, बाइपोलर, मल्टीपोलर, लेकिन युद्ध अपराधी को अगर आप ऐसे ही आज़ाद छोड़ देंगे, तो उस युद्ध अपराधी का शिकार जिस भी देश में 56 इंच वाला बैठेगा, वो सबसे पहले होगा शिकार। बस इतना मान्यता है। ये आदतन अपराधी हो गया है। है, अब अपराध एक करना इसके डीएनए में आ गया है। ये सब कहते हैं ना कि वो रक्त पिपासु, नरभक्षी ये वो हो चुके हैं, इनको जुबान पर वो लग गया है, रक्त पिपासु हैं ये सब। इजाज़त दीजिए हमें, खबरें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो भी हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।